हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि एशिया से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन और फोरम्स होते हैं, उसे जानने का हमने प्रयास किया था। अब हम बाकी बच्चे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और फोरम्स हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बीमस्टेक की। देखो, बीमस्टेक का मतलब क्या है, इसको जानते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, अब इसको जब बनाया गया तो उसके पीछे का क्या तर्क था उसे हम जान लें। इस क्षेत्रीय बहुपक्षीय अंतर सरकारी संगठन की स्थापना 1997 में की जाती है, जिसे हम बैंकॉक घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री का ही इनिशिएटिव था कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, इसलिए इसे बैंकॉक घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे पहले देखें कि इसमें जब ये बना था तो इसे बिस्ट ईसी का नाम दिया था। बिस्ट ईसी जब ये बनाया गया था तो इसमें बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, आई से भारत, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ये सारे ग्रुप थे। तो इसका नाम था बिस्ट ईसी। ईसी का मतलब हो गया आर्थिक सहयोग। बाद में जब इसमें डिमांड हुई कि म्यांमार को भी शामिल किया जाए, म्यांमार तक ये ठीक था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2004 में देखो, बीमस्टेक कौन सा क्षेत्र है, ये वो देश हैं जो हिंद महासागर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको पता है थाईलैंड भी वहीं पाया जाता है, एशियन पैसिफिक में पाया जाता है, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, भारत भी, म्यांमार भी इससे जुड़ गया। मगर क्या होता है कि दो ऐसे लैंडलॉक देश, ठीक है, लैंडलॉक देश की बात हो रही है। लैंडलॉक देश उसे कहा जाता है वो चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, उनके बॉर्डर के पास कोई भी समुद्र नहीं होता है। तो दो लैंडलॉक देश 2004 में डिमांड करते हैं कि इस ग्रुप में, आर्थिक सहयोग संगठन में हमें भी शामिल किया जाए। वो कौन कौन से थे, नेपाल और भूटान। ठीक है, जब इन्हें शामिल किया जाता है तो इसका नाम क्या बदल दिया जाता है, इसका नाम रखा जाता है बीमस्टेक। ठीक है, बीमस्टेक 2004 में नाम रखा गया। याद रखना, जब भारत इसमें नेपाल और भूटान जुड़ते हैं, मगर ये बनाता कब था, 1997 में। और इस बीमस्टेक का नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, अब ये होता है कि अब जरा ध्यान से देखना, जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो ये क्वेश्चन जुड़ करके आएगा कि इसे क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हिमालय और बंगाल की खाड़ी वाले देश जो है, बंगाल की खाड़ी वाला रीजन वो है हिंद महासागर वाला रीजन जो हो गया, उस बंगाल की खाड़ी जो है, उस हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, कि बंगाल की खाड़ी और हिमालय को जोड़ने का काम करता है। ये आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये दिमाग के साथ होता है जब एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन घुमाना और आपको फंसाना हो। ठीक है, तो आप 100% राइट लगाना, क्योंकि इसमें दो हिमालय देश भी हैं। ठीक है, जिसमें हमने भूटान और किसकी बात करी, जिसमें हमने भूटान और बात करी आपके नेपाल की। अब इसके अलावा भी हम इसमें देख सकते हैं कि भारत के अंदर भी क्या देखने के लिए मिलता है, हिमालय। तो इसे हम कह सकते हैं ये हिमालय और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। अब ये कहा जाता है कि क्या ये जो ग्रुप है ये सार्क का दूसरा विकल्प है, तो इसका भी आंसर होगा राइट। क्योंकि आप ध्यान से देखें, इसमें जो सार्क के देश हैं, जिसमें देखें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, इसमें शामिल हैं। केवल हम 2-3 देशों को छोड़ दें, जिसमें मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो, इन्हें छोड़ दें तो बाकी सभी देश इसके अंदर शामिल हैं। बस आपको याद रखना है कि 5 देश तो आपको वही देखने के लिए मिलेंगे जो शार्क कंट्री में है। केवल म्यांमार और थाईलैंड जो कहाँ लगते हैं, बंगाल की खाड़ी में, उन्हें जोड़ा गया। तो इसके कुल मिलाकर के 7 सदस्य हैं। अब आगे चलें तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखो, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बात करें तो कालादान मल्टी मॉडल परियोजना, ये परियोजना क्या है, देखो हमारा क्या है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हम जुड़ना चाह रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक म्यांमार देश है, और म्यांमार हमारा एक ऐसा देश है जो हमें रास्ता प्रोवाइड करा सकता है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तक जाने के लिए, थाईलैंड तक जाने के लिए। इसलिए हमने कालादान मल्टी मॉडल परियोजना चालू की है, जिसमें हमारा रोड के थ्रू, जल के थ्रू हमें रास्ता तलाशना है कि म्यांमार से पहुंचाते। तो यही कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिस पर ये काम चल रहा है। फिर हम आगे चलें तो एक नया प्रोजेक्ट है BBIN। ठीक है, इसका नाम है BBIN मोटर वाहन समझौता। इसमें क्या है, बी का मतलब हो गया बांग्लादेश, बी का मतलब, दूसरे बी का मतलब हो गया भूटान, फिर आई का मतलब इंडिया,
एन का मतलब नेपाल। इन सभी देशों ने एक समझौता किया कि हम जमीनी स्तर पर रोड बनाएंगे और चारों देशों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे फिर इसका रास्ता चला जाएगा, फिर म्यांमार तक जाया जाए, फिर थाईलैंड तक। तो ये दोनों आप प्रोजेक्ट इसके याद रखना। फिर हम अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलें तो वो है मेकोंग गंगा सहयोग। देखो मेकोंग क्या है, मेकोंग एक क्या है, एक नदी है। जैसे भारत में एक नदी है ना गंगा, पवित्र नदी, तो वहाँ पर भी वहाँ की एक पवित्र कहें, ये एक सांस्कृतिक जुड़ाव कहें या एक बड़ी नदी कहें, ये किन किन देशों से जाती है। मेकोंग जो नदी है वैसे तो निकलती है चीन वाले क्षेत्र से एंटर करती है और कहाँ तक जाती है आपको देखने के लिए मिलेगी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इन देशों में भी ये नदियाँ का विस्तार देखा जाता है, ठीक है। तो इन सभी देशों में भी देखा जाता है। तो ये क्या था, पहले इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था मेकोंग के आधार पर, ठीक है। मगर क्या होता, भारत भी इससे जुड़ जाता है। जब भारत इससे जुड़ जाता है तो इसका नाम दिया गया मेकोंग गंगा सहयोग। मेकोंग गंगा सहयोग का मतलब ये हुआ था कि हम नदियों के आधार पर, सांस्कृतिक बेसिस के आधार पर क्या तलाशेंगे, आपसी संबंध तलाशेंगे। कैसे, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा से मदद रखते हुए अपना आर्थिक और सामाजिक सहयोग स्थापित करेंगे। तो ये था मेकोंग गंगा सहयोग। और ये 2000 में बनाया गया, ठीक है। 2000 में कौन सी घटना थी, लाओस का एक शहर है वियंतियन घोषणा। तो वियंतियन घोषणा के तहत इसकी नींव रखी गई थी 2000 में। ये हालांकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, हमारे नेट में शायद अभी नहीं आया। और अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर चलें तो उसका नाम है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे हिम्त क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में कहें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसको जो नाम रखा गया है वो क्यों रखा गया, जरा उसे तलाश लें। पहले तो यहाँ पर सबसे प्राउड वाली बात हमारे सामने ये है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में देखे भारत के हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, उसका नाम है हिंद महासागर। तो आप देख रहे हैं, तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर नाम रखा गया। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है आखिर ये क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण है, उसे हम जरा जान लें। अंतर्राष्ट्रीय अंत्य महाद्वीप, याद रखना अंत्य महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप, देखो आप देखेंगे हिंद महासागर अफ्रीका से भी लगा हुआ है, साथ ही साथ एशिया से भी लगा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, और ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है वहाँ तक भी इसका विस्तार जाता है। तो ये कहा गया कि ये सभी देश जहाँ तक हिंद महासागर लगता है, उसकी सीमा वहाँ तक लगती है, वो सभी देश साथ आए, आपस में सहयोग करें, शांति स्थापित करें, आर्थिक सामाजिक संबंध स्थापित करें। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। कब, 1997 में, ठीक है। 1997 में अफ्रीका या कहें फिर हम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ही जो यहाँ के कॉन्टिनेंट थे, यहाँ के देश साथ आए जहाँ पर इनकी सीमा लगी थी। तो एक पोर्ट लुइस मॉरिशस में एक बैठक होती है और उस बैठक में क्या होता है, इसकी स्थापना की जाती है। देखो आप इसका विस्तार देखेंगे, जैसे हम साउथ अफ्रीका से बात करें वहाँ तक हिंद महासागर जा रहा है, जब इधर इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर भी हिंद महासागर जा रहा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ तक भी हिंद महासागर जा रहा है, भारत तो है ही। तो ये सभी देश इसमें शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया, एबेने में। एबेने जो मॉरिशस में एक शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। याद रखना मॉरिशस में ही इसको जन्म दिया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी वहाँ ही बनाया गया। कभी आप ये कंफ्यूजन में दे सकता है क्या इंडोनेशिया में है, क्या साउथ अफ्रीका में है, क्या भारत में, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से, मैंने कहा ना दक्षिण अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी देश आप तो एक बार नजर मार लेना और आपको पता चलेगा ये सभी देशों की सीमा जो है हिंद महासागर से लगती है, ठीक है। इसका सदस्य बनने के लिए प्रमुख शर्त ये रखी गई है, जब आप इस संगठन के सदस्य बनोगे तो आपको सदस्य देशों को क्या देना होगा, विशिष्ट राज्य का दर्जा देना होगा। विशिष्ट राज्य का दर्जा देने का ये मतलब हो गया कि हम आर्थिक रूप से आपको तवज्जो ज़्यादा देंगे, इसे ही विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रमुख शर्त इसकी मानी जाती है कि अगर आपको इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन संगठन में शामिल होना है तो, ठीक है। मगर क्या होता है, क्या वर्तमान में इसका नाम है, पहले भी इसका नाम यही था, नहीं, पहले इसका नाम अलग हुआ करता था। 2013 में पर्थ घोषणा होती है। पर्थ कहाँ का शहर है आपको पता, पर्थ एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पर्थ में इसकी घोषणा होती है 2013 में। क्या हुआ था, जो इसका पुराना नाम था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इस नाम को बदल करके इसका नाम रखा गया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। तो आपने इसको जान लिया। अब जरा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन या मंच भी इसे कहा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जब हम एशिया पैसिफिक की बात करें, वहाँ पे शांति की, सुरक्षा की बात करें, तो 18 देशों ने मिलकर, यह कहें जो 18 देश थे उन्होंने मिलकर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। मगर इसकी जो संकल्पना सबसे पहले दी थी वो किसने दी थी? 1991 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथीर बिन मोहम्मद ने इसकी संकल्पना दी थी। याद रखना, इसकी सर्वप्रथम अवधारणा इन्होंने ही दी थी। और कई बार आपसे पूछ लेता है कि इसे अवधारणा किसने दी है, ठीक है, तो आपको ये याद रखनी होगी। तो इसका क्या हुआ कि उन्होंने 1991 में भी इसकी वो कर दी थी कि हमें ये सब बनाना चाहिए। मगर होता क्या है, जो असल में इसकी नींव रखी जाती है 2005 में इसकी नींव रखी जाती है। और कोलालमपुर घोषणा के तहत, कोलालमपुर कहाँ पे पड़ता है? मलेशिया का ही शहर है, वहाँ पर इसकी घोषणा होती है, ठीक है। और 2020 में सबसे बड़ा देखें जो इसको सम्मेलन हुआ 2020 में, 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? वियतनाम में। अब हम इसलिए क्यों बता रहे हैं कि इसका जो 15वां हुआ, इसका रीज़न है, उसे बताने का भी एक रीज़न है, उसको हम आगे बताएंगे। पहले ये जान ले इसका निर्माण क्यों होता है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि लाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो 10 आसियान वाले देश हैं, आसियान को भी आगे बताएंगे, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब देश देखने के लिए मिलते हैं, उसे आसियान कहते हैं। अभी आगे बात करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, अमेरिका भी इसमें शामिल है। अब आपके दिमाग में ये भी जाना चाहिए कि अमेरिका क्यों शामिल है। देखो, अमेरिका जो पड़ता है वो पैसिफिक रीजन में पड़ता है, प्रशांत महासागर वाले रीजन में पड़ता है, इसलिए इसमें अमेरिका भी शामिल है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब गलती से आपको कन्फ्यूजन करने के लिए क्या दे सकता है, इसमें नाम दे सकता है वो ब्रिटेन का नाम। तो ब्रिटेन तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि वो पैसिफिक वाले ओशियन में आता ही नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरी बात देखें कि हमने अभी बताया ना कि 15वां शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ, वो इसलिए आपको बताया जो आसियान के सदस्य हैं उन्होंने ही मिलकर के इसे स्थापना की थी। बाकी इन सभी सदस्यों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, वो 18 देश। इसमें क्या होता है, जो इसकी अध्यक्ष होता है ना, वो इन्हीं देशों में से, इन्हीं 10 देशों में से, जो आसियान के सदस्य हैं, इन्हीं 10 देशों में से रोटेशन पद्धति के आधार पर, मान लीजिए इस साल वियतनाम हो गया, अगले साल थाईलैंड इसकी वो करेगा कि हमारे यहाँ पर इसकी बैठक की जाएगी, वो इसका अध्यक्ष होगा। तो इसके अध्यक्ष हमेशा आसियान के ही 10 देश रहते हैं, ये आप अपने दिमाग में बैठा लेना। ऐसा नहीं कि इसकी बैठक भारत में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, ऐसा नहीं है। इन 10 ही देशों में इसकी बैठक होती है और रोटेशन के आधार पर इसका अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है। और ये भी याद रखना, इसका आसियान का जो अध्यक्ष होगा, आसियान जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ही जो अध्यक्ष होगा, इसका भी अध्यक्ष वो कहलाता है। बस आप ये दिमाग में फिट कर लेना, कभी नहीं भूलोगे फिर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की, जो भारत में एक है साउथ एशिया के अंदर महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। सार्क की बात कर लें, हिंदी में बोले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखो, सबसे पहले जो इसकी डिमांड रखी गई वो किसने की थी कि हमें इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, बनाना चाहिए, वो थे बांग्लादेश के बंगबंधु, या कहें बंधु, जिसे हम बोलते हैं बंधु बोलते हैं, बंधु भी बोल देते हैं, दिल्ली के अंदर इनके नाम पे रोड भी है। तो उसकी नींव रखने की बात की गई थी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा, ठीक है। होता क्या है, 1981 में इसी को नींव डालने के लिए कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में विदेशी सचिव मिलते हैं, सभी 7 देशों के जो इसके सदस्य हैं वर्तमान में। फिर 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्री बैठ करके सभी सम्मेलन करते हैं, और ये इसका लास्ट था कि जिसके आधार पर इसकी तगड़ी नींव रखी जाती है। 1983 को याद रखना, नई दिल्ली में विदेश मंत्री, सभी देशों के विदेश मंत्री मिलते हैं। और दिसंबर 1985 में ढाका के अंदर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की जाती है, जिसमें जो इसके संस्थापक सदस्य रहे वो कौन कौन रहे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब बात आती है कि इसमें एक 8वां सदस्य और है, वो 8वां सदस्य है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कब इसमें शामिल होता है? देखो, 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ जाते हैं? वो अफगानिस्तान भी जाते हैं, और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी भारत आते हैं। तो ये होता है कि हम आपको आमंत्रण देते हैं कि आप जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, आप बेशक से साउथ एशिया के रीजन में नहीं आते हैं,
आप सेंट्रल एशिया वाले रीजन में आते हैं, मगर आप इस संगठन में जुड़िए। तो होता क्या है, 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन होता है नई दिल्ली में, और इसमें अफगानिस्तान शामिल हो जाता है और वो 8वां सदस्य देखने के लिए मिलता है। अब होता क्या है, आपसे कई बार ये पूछ लेगा कि इसका अनुमोदन कब किया गया। तो अनुमोदन याद रखना कि 2005 में ढाका में सम्मेलन हुआ, 13वां शिखर सम्मेलन, वहाँ पर इसका अनुमोदन किया गया था। उसकी सालाना बैठक होती है, ये भी आप याद रखना। इसका सचिवालय काठमांडू में देखने के लिए मिलेगा। अब जो इसके मेन फैक्ट हैं, जरा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि एक साफ्टा एक वो होता है, एग्रीमेंट होता है इन सभी 8 देशों के बीच, जो क्या था, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, जिसे फ्री ट्रेड एरिया घोषित किया गया, जिसके तहत आपसी जो व्यापार हो उसे सबल बनाया जा सके, जो हमारे यहाँ सीमा शुल्क लिए जाते हैं उसे हटाया जा सके। तो 2006 में ये एग्रीमेंट हुआ था, इसे ज़रूर याद रखना। और वर्तमान में देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा इसके कुछ ऑब्जर्वर देश भी हैं। ऑब्जर्वर देश में कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार। तो याद रखना चीन भी इसका एक ऑब्जर्वर देश है, और चीन को यहाँ तक लाने का रास्ता किसने खोला था? बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, ठीक है। और एक संगठन और है जिसे हम यूरोपीय यूनियन बोलते हैं। यूरोपीय यूनियन इसका क्या है, एक देश के रूप में ना होकर के एक संगठन के रूप में इसमें शामिल है, ठीक है। अब हम जरा अगले उसकी बात करें तो एक साफ्टा एग्रीमेंट और होता है, जिसमें पी को याद रखना। साफ्टा वो 1995 में होता है, और इसका मकसद यही था कि आपसी देशों के बीच व्यापारिक संबंध सबल या अच्छे बनाए जा सकें। फिर हम बात करते हैं 2007 में जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर इसे बहुत ना विकसित क्या कहते हैं, बैठक कहा जाता है, कि इसमें बड़े बड़े कदम उठाए गए। देखो इसमें क्या हुआ, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी खोली गई। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इन्हीं सब देशों के जो विद्यार्थी होंगे हायर स्टडी करना चाहते हैं, इसकी स्थापना रखी गई नई दिल्ली के अंदर। आप नई दिल्ली में इसे देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ के जो छात्र होंगे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं हायर स्टडी में, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या खोला गया, सार्क फूड बैंक। सार्क फूड बैंक कहाँ खोला गया, याद रखना पाकिस्तान में खोला गया, ये पूछ सकता है। फिर कहते हैं सार्क डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया। फिर सबसे बड़ी बात एक और चीज, सार्क कल्चर फेस्टिवल की भी यहाँ शुरुआत करी गई। कल्चर फेस्टिवल होते हैं, सभी देशों के संस्कृति के आधार पर सभी लोग साथ में मिलते हैं, फेस्टिवल मनाया जाता है। अब ये भी याद रखना कि सार्क कल्चरल सेंटर भी एक है। सार्क कल्चरल सेंटर कहाँ पर है, तो वो कोलंबो में है, ठीक है, वो भी याद रखना, ठीक है। जैसे हमने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी याद रखी, कहाँ पर है, दिल्ली में। सार्क फूड बैंक कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये याद रखना, ठीक है। और इन सब की स्थापना कब की जाती है, 2007 में ही 14वें समिट में, जो नई दिल्ली में हुई थी। अब कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो सार्क वाले देश हैं, इसमें सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है, किसके आधार पर, SDI के आधार पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर। तो उसमें नाम आता है श्रीलंका का, ठीक है। और श्रीलंका का नाम, और सबसे बड़ी चीज जो सबसे नई घटना इसके साथ घटती है वो थी साउथ एशिया सैटेलाइट। देखो साउथ एशिया सैटेलाइट क्या थी, पहले इस सैटेलाइट का नाम आपको कंफ्यूज यही करेगा। एक तो वो पूछेगा कि ये कब छोड़ी गई, किसके द्वारा छोड़ी गई, या कहें किसके विकास के लिए। देखो ये साउथ एशिया सैटेलाइट जो है ना, भारत ने गिफ्ट दिया था किसको, पूरे साउथ एशिया के जो रीजन वाले क्षेत्र थे, जैसे पहले पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, ठीक है, नेपाल, भूटान, सारे ही, बांग्लादेश। मगर क्या होता है, पाकिस्तान का इसमें विवाद बढ़ता है। वो ये कहता है कि इसके जरिए क्या है, भारत अपना कंट्रोल रखेगा, स्पेस शक्ति के जरिए, इस सैटेलाइट के जरिए वो इनके ऊपर कंट्रोल रखेगा, इसलिए पाकिस्तान इससे अलग हो जाता है और इसका नाम परिवर्तन फिर कर दिया जाता है। पहले इसकी सार्क सैटेलाइट कहा जाता था, अब इसे क्या कहा जाता है, साउथ एशिया सैटेलाइट, जिसे 2017 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। अब अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम आसियान बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सार्क के बाद इसे भी याद रखना, और ये हमेशा कभी ना कभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 1967 में इसकी नींव रखी जाती है, और इसकी जब नींव रखी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र में क्या हुआ, ये हुआ था, एक तो ये भी पहले गुलाम देश थे, किसके, ब्रिटेन के, फ्रांस के। जब ये आज़ाद होते हैं तो इनके आपस में ही क्या रहे, ज़मीन विवाद भी रहे, और ये चाहते थे हम कोल्ड वार में भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, आज़ाद अपने आप को रखना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है, 1967 में बैंकॉक घोषणा होती है। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। बैंकॉक घोषणा उसे कहते हैं। अब आपको ये याद कैसे
रखना है, यहाँ पे IMF SC लिखा हुआ है, याद रखना ये SC नहीं, ये गलती से लिखा है यहाँ पे ST है। तो आपको कभी पूछ लेना कि 1967 में कौन से 5 देशों से थे जिन्होंने इसकी नींव रखी, तो उस पर याद रखना IMF, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, उससे ही याद रख लेना। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और SC नहीं है, गलती से लिखा गया, वहाँ पे ST है, ठीक है। S का मतलब होगा सिंगापुर, T का मतलब होगा थाईलैंड। इन्हीं 5 देशों ने इसकी नींव रखी। बाद में बुर्नेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, और अब सबसे जो नया सदस्य था कंबोडिया 1999 में इसके साथ जुड़ता है, और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 10 संख्या इसकी हो चुकी है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके कुछ और फैक्ट जान लेते हैं जो आपको कन्फ्यूज करता है एग्जाम में। उसमें सबसे पहले जाने 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया परमाणु मुक्त संधि होती है। इन्होंने कहा कि हम 10 के 10 देश जो हैं, जब पहले ये कितने हुए थे 1999 में, बाद में जुड़ा तो 95 तक ये कितने देश थे, इसमें 7 देश थे, क्योंकि म्यांमार और कंबोडिया बाद में जुड़े, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखने के लिए मिलता है इन्होंने आपसी समझौता किया कि हम अपने क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखेंगे, परमाणु बम हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर इसका जो आदर्श वाक्य है उसे जरा जान ले। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है, ये भी याद रख लेना। इसका जो सचिवालय है, देखो सचिवालय इसका कहाँ है, जकार्ता में है, ठीक है, जकार्ता में इसका सचिवालय है, जो इंडोनेशियन की राजधानी है। अब इसे परिवर्तित किया जा रहा है। और 1993 में जो सबसे बड़ी इसकी जो नया चीज़ देखने के लिए मिली, 1993 में क्या बनाया गया, एशियन रीजनल फोरम बनाया गया, ठीक है, एशियन रीजनल फोरम बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, चाहे UPSC में हो, SSC में हो, नेट में हो, ठीक है, ये कई बार पूछा जा सका है, इसलिए ये याद रखना। 1993 में एशियन रीजनल फोरम बनाया जाता है, जिसमें ये एशियन सदस्य तो थे ही, बाकी जो अन्य सदस्य थे, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, इसमें 27 देशों की पहल थी, और ये फोरम बनाया गया। इस फोरम का मतलब था एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो मुद्दे होते हैं, सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, शांति के, विकास के, उन सब पर ये चर्चा करेंगे। कि चर्चा का एक मंच प्रोवाइड किया गया, जिसे एशियन रीजन फोरम का हम कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें 1997 में एशियन प्लस 3 ऑर्गेनाइजेशन, या कहीं एक मंच और बनाया गया, जिस +3 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें 13 सदस्य हैं। देखो याद रखना, 10 तो एशियन वाले, और 3 कौन से हैं, 3 वही हैं जिसमें हम चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को शामिल करते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना होगा, कई बार जो कन्फ्यूजन करता है वो दे देता है, एक भारत का नाम इसमें डाल देता है, या अमेरिका का नाम इसमें डाल देता है, इसमें भारत और अमेरिका नहीं है, इसमें बस 3 सदस्य कौन है, +3 कौन है, इसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। जब हम एशियन +6 की बात करेंगे ना, एशियन +6 की, वो 3 था, इसमें 6 की बात करेंगे, तो इसमें उन तीनों देशों के अलावा, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को रखा, उसके अलावा भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े हुए हैं। बस याद रखना, अमेरिका नहीं है, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए हैं। एशियन रीजनल फोरम में आपको अमेरिका भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलें, इसके इंडिया से ज़रा संबंध को बना लें, जोड़ लें, उससे बहुत ज़रूरी है हमारा जानना। वो है 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी। लुक ईस्ट पॉलिसी का यही था मतलब कि हम जो है इन जो दक्षिण पूर्व के देश हैं इनसे अपने संबंध अच्छे स्थापित करेंगे, क्योंकि हमारे विकास के लिए ज़रूरी हैं, और कोल्ड वार अब समाप्त हो गया था, तो हमें नए सदस्य देश भी चाहिए होंगे, या कहीं नए सहयोगी भी चाहिए होंगे। होता क्या है, जब भारत इसने ये पॉलिसी को अपनाया तो उसके बाद नए परिवर्तन आने लगे, भारत के इसके अच्छे संबंध होने लगे, और 1996 में भारत क्या होता है, आसियान का एक संवाद भागीदार बन गया, यानी कि डायलॉग पार्टनर बन गया। अब ये जो आसियान के सदस्य देश थे, हमारे साथ ये अपने जो चर्चाएं थी वो शहर आपस में करने लगे, बैठकें हमारे साथ होने लगी। मगर क्या होता है, इसमें एक और बड़ा बदलाव होता है, वो है 2002 में। 2002 में क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या है, संवाद भागीदारी इसका बन जाता है, यानी कि जब भी आसियान की बैठक होती थी, भारत भी वहाँ जाता था, वहाँ की उनकी बातें सुनता था, उनमें पूर्ण रूप से भागीदारी करता था। तो उसे याद रखना, 1996 में एक संवाद पार्टनर बना था, वहीं 2002 में पूर्ण भागीदारी हो गई थी, इसकी पूर्ण शिखर सम्मेलन में जाता था, वहाँ पे भागीदारी करता था, ठीक है, परमानेंट सदस्य के रूप में नहीं, क्योंकि परमानेंट सदस्य इसके 10 ही हैं, ठीक है। अब आगे बात करें कि 2012 में एक और बड़ा परिवर्तन आता है मनमोहन सरकार में, जब रणनीतिक साझेदारी बना।
रणनीतिक साझेदार बना। इसमें क्या होता है, रणनीतिक साझेदार का मतलब ये हो गया जो कूटनीति होगी इस क्षेत्र की या कोई समस्या होगी उस पर बैठ करके गोपनीय तरीके से भी बैठक कर सकते हैं, खुले तौर पर भी बैठक ये कर सकते हैं। यानी कि समय समय पर जो नए नए निर्णय इन 10 देशों के द्वारा लिए जाएंगे जिसमें भारत भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा तो वहाँ पर भारत की भी सलाह ली जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है जब मोदी सरकार आती है या कहीं बीजेपी सरकार आती है सत्ता में, तो 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, जो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका नाम डाल दिया गया। यानी कि कुछ नहीं था, बस नाम में परिवर्तन था, वही चीज़ें थी, बस इसका नाम रख दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले था लुक, देखना उधर, मगर अब हम क्या है एक्ट करेंगे। ठीक है, ये था। मगर क्या होता है, क्योंकि देखो चीन बहुत एक खतरनाक शक्ति बन चुका है एशिया में और भारत भी उससे प्रभावित है, जापान भी उससे प्रभावित है, चाहे फिर वो थाईलैंड की बात मान लें, वियतनाम की बात मान लें, ये सब देश भी इससे बहुत प्रभावित हैं क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अपना कंट्रोल जमाते जा रहा है। इसलिए क्या होता है, इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बनाया जाता है। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बनाया जाता है, याद रखना अभी तक ये पूछा नहीं गया है, 2017 में बनाया जाता है। इसका मकसद ये था जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रणनीति है, उन दोनों को साथ लाया गया। ये कहा गया अब जापान और इंडिया मिलकर के यहाँ पर संबंधों को बढ़ावा देंगे, चीन को काउंटर करेंगे और उसके लिए हम दोनों अपनी पॉलिसियों को साथ में ला रहे हैं। ठीक है, 2017 में ये होता है। फिर हम आगे चलें, जो अगला हमारा होगा उसमें हम जानेंगे कोलंबो योजना। देखो कोलंबो कहाँ का शहर है, कोलंबो एक श्रीलंका का शहर है, तो इसे कोलंबो प्लान कहा जाता है। देखो 1950 में प्लान आता है, ये कौन रखता है, श्रीलंका रखता है। और श्रीलंका ने जो प्लान रखा है इसमें क्या था, जो हमने कहा था ना राष्ट्रकुल देश, कॉमनवेल्थ देश थे, वही देश इसमें शामिल होते हैं। 1951 में ये अस्तित्व में आता है विदेश मंत्रियों की बैठक में। इसका क्या मकसद था, जो नव आज़ाद यानी कि जो अभी आज़ाद देश हैं, जो गुलाम हुआ करते थे ब्रिटेन के, एशियाई देश हैं, उसके आर्थिक सहयोग के लिए कोलंबो योजना रखी गई। पहले 6 साल की योजना थी कि समय समय पर फिर बढ़ती गई कि 6 साल में हम अपना मिलकर के ये विकास कर लेंगे, फिर बंद कर देंगे। मगर अब क्या है, वर्तमान में यह एक स्थायी रूप इसने ले लिया है, जिसे हम कोलंबो योजना आज भी कहते हैं। मगर इसकी जो स्थापना रखी थी वो 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। और वर्तमान में देखें कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, और अमेरिका और जापान इसके सदस्य हैं, इस समय याद रखना। ठीक है, याद रखना इसमें वर्तमान में कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड इसके सदस्य नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका और जापान शामिल हो गए हैं, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि हमें यहाँ पर हिंद महासागर में किसको रोकना है, चीन को रोकना है। ठीक है, 1977 में इसमें बड़ा बदलाव आता है। 1977 में जो कोलंबो योजना थी इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। नाम परिवर्तन कर करके क्या रखा जाता है, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सरकारी, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कोलंबो योजना। देखो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन हमने आज जान लिए। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का जानने का मतलब ये बस यही था कि आपको रीजनल आधार पर जो यहाँ पर मंच है, फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बारे में पता चले। हालांकि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रिक्स, आने वाले समय में उन्हें भी हम समझने की, जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद।